क्या आपको पता है कि आज से लगभग 2 बिलियन साल पहले अगर आप पृथ्वी पर आते तो आपको यहाँ सरवाइव करने के लिए शायद स्पेस सूट की ज़रूरत पड़ती। ठीक वैसे ही जैसे आप एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस या दूसरे प्लैनेट्स में उतरते हुए देखते हैं ना, या फिर चहलकदमी करते हुए देखते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। लेकिन इन 2 बिलियन सालों में कई सारे चेंजेस के बाद आज हमारा एटमॉस्फेयर लिविंग बींग्स के लायक बन पाया है। आपको बता दें कि हमारा अर्थ यूनिवर्स के उन चुनिंदा प्लैनेट्स में से एक है जहां एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है। एटमॉस्फेयर को सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ये कुछ और नहीं बल्कि एक या एक से ज़्यादा गैसेस से मिलकर बना एक गैसेस एनवेलप है जो एक प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उससे चिपक के उसके चारों ओर रह के एग्जिस्ट करता है। तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे और कौन से प्लैनेट्स हैं जिन पे ऐसा ही एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है। वैसे तो आज की इस वीडियो में हम अर्थ के एटमॉस्फेयर, इसके स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटसेट्रा को डिटेल में समझेंगे। एक्चुअल में जब अर्थ का ओरिजिन हुआ ना, तो उसके बाद एटमॉस्फेयर का बनना शुरू हुआ। शुरुआत में तो ये एटमॉस्फेयर काफ़ी डेंस था और केवल हाइड्रोजन और हीलियम से ही कंपोज था। आपको ना एक बढ़िया बात बता देते हैं कि अभी हाल फिलहाल में ही ना हमने अर्थ के ओरिजिन को समझाने के लिए एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया है। अगर आप उस वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को भी उसके लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो हाँ, हम कहाँ थे? यस, अर्ली अर्थ का एटमॉस्फेयर। जैसा कि हमने पहले बताया कि अर्थ का एटमॉस्फेयर होमोजेनस था और टोटल गैसेस की संख्या काफ़ी कम थी। लेकिन जैसे जैसे अर्थ कूल होता गया वैसे वैसे इसके इंटीरियर से वाटर वेपर और गैसेस रिलीज होना शुरू हुआ और बहुत सालों तक चली इस प्रोसेस के बाद करंट एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन हुआ। इस प्रोसेस को ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में डी गैसिंग कहते हैं। डी गैसिंग के बाद कॉन्टिन्यूअस वॉल्केनिक इरप्शंस के साथ इस अर्थ के एटमॉस्फेयर में और भी गैसेस और वाटर वेपर ऐड होते गए। साइमल्टेनियसली अर्थ और भी कूल हो रही थी, जिससे वाटर वेपर का एटमॉस्फेयर में कंडेंसेशन शुरू हुआ और जो आगे चलकर अर्थ पर रेनफॉल होने का कारण बना और यहाँ ओशियंस फॉर्म हुए। और इस तरह इन ग्रेजुअल चेंजेस के बाद अर्थ का करंट एटमॉस्फेयर एग्जिस्टेंस में आया। एटमॉस्फेयर के ओरिजिन के बाद आइए अब देख लेते हैं एटमॉस्फेयर के कॉम्पोजिशन को। अर्थ के एटमॉस्फेयर के कॉम्पोजिशन के बारे में ब्रॉडली बात करें तो एटमॉस्फेयर में न्यूमरस गैसेस के मिक्सचर के साथ सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स भी होते हैं जिन्हें कलेक्टिवली हम एरोसोल्स कहते हैं। एटमॉस्फेयर में इन गैस, सॉलिड और लिक्विड कंपोनेंट्स का प्रेजेंस टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग भी काफ़ी वेरी करता है। इसके अलावा गैसेस के कॉम्पोजिशन की बात करें तो 120 किलोमीटर्स की हाइट पर ऑक्सीजन नेग्लिजिबल क्वांटिटी में पाया जाता है और वहीं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर भी अर्थ के सरफेस से सिर्फ 90 किलोमीटर्स की हाइट तक ही पाए जाते हैं। इसके साथ ही क्लीन एयर ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है और रिमेनिंग गैसेस ऑलमोस्ट इनर्ट होता है और एटमॉस्फेयर के सिर्फ 1% को कॉन्स्टिट्यूट करता है। नाइट्रोजन यानी N2 जिसे हम बोलते हैं, एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला गैस है। नाइट्रोजन का शेयर एटमॉस्फेयर में करीब 78% तक होता है। नाइट्रोजन के बाद बारी आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में पाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा गैस है और ये एटमॉस्फेयर का अप्रॉक्सीमेटली 21% कॉन्स्टिट्यूट करता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक ट्रेस गैस के रूप में प्रेजेंट रहता है, मतलब बहुत थोड़े अमाउंट में प्रेजेंट, और ये एटमॉस्फेयर का केवल 0.02% ही कॉन्स्टिट्यूट करता है। लेकिन अभी हाल के कुछ डिकेड्स में एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस की वजह से अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कंसिडरेबली बढ़ा है और ये ऑलमोस्ट थ्रेटनिंग लेवल तक पहुंच चुका है ऑलरेडी। लेकिन क्या आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए थ्रेटनिंग होने के साथ साथ अर्थ पर लाइफ को सस्टेन करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है? तो ज़रा कमेंट करके हमें ये भी बताइए कि कौन सा वो फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस है जिसके लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 नेसेसरी है। तो चलिए, यहाँ तक तो हमने देखा कि अर्थ पर एटमॉस्फेयर की शुरुआत कैसे हुई और इसका कॉम्पोजिशन क्या है। बट अब एक नज़र डाल लेते हैं इसके स्ट्रक्चर पर। एटमॉस्फेयर को हम मेनली 7 लेयर्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला ट्रोपोस्फियर, दूसरा स्ट्रेटोस्फियर और इसके अंदर ही एक और स्फीयर है जिसको हम लोग ओजोनोस्फियर बोलते हैं। फिर मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर। एक एक करके इन सभी के बारे में पढ़ते हैं।
अर्थ के एटमॉस्फेयर का सबसे पहला लेयर है ट्रोपोस्फियर, जो कि अर्थ के सरफेस से लेकर 8 से 15 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक एग्जिस्ट करता है। आपको बता दें कि ट्रोपोस्फियर की थिकनेस इक्वेटर पर ज़्यादा होती है। इक्वेटर पर ट्रोपोस्फियर की थिकनेस अप्रॉक्सीमेटली 16 किलोमीटर तक होती है, जबकि पोल्स पर ट्रोपोस्फियर अर्थ सरफेस से बस 8 किलोमीटर की हाइट तक ही लिमिटेड होता है। इसका मेजर रीज़न ये है कि इक्वेटर पोल से कंपैरिजन में ज़्यादा गर्म होती है और इसी वजह से यहाँ का एयर कंपैरेटिवली ज़्यादा एक्सपैंड करता है और ज़्यादा ऊंचाई तक पहुँच जाता है। ट्रोपोस्फियर में ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता रहता है। ट्रोपोस्फियर में अगर हम लोग एक बढ़ते हुए क्रम में देखें और हर किलोमीटर पर देखेंगे कि 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है और इसी टेम्परेचर डिक्लाइन को हम लैप्स रेट कहते हैं। आपको बता दें कि ट्रोपोस्फियर मेटेरोलॉजिकली इंटायर एटमॉस्फेयर का सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट जोन माना जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे वेदर फेनोमेना ना इसी जगह पर होते हैं। आप मान लो रेनफॉल की बात कर लो, फॉग देख लो, हेल स्टॉर्म, साइक्लोन्स एटसेट्रा, ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं सब इसी लेयर में होते हैं। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ट्रोपोस्फियर हमारे प्लैनेट के वेदर पैटर्न्स और एटमॉस्फेरिक डायनेमिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रोपोस्फियर और उसके नेक्स्ट लेयर यानी स्ट्रैटोस्फियर के ट्रांजिशन जोन को हम लोग ट्रोपोपॉज कहते हैं और कांस्टेंट टेम्परेचर्स इस जोन की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ट्रोपोस्फियर के बाद नेक्स्ट एटमॉस्फेरिक लेयर में ओजोनोस्फियर का है, जो कि अर्थ के सरफेस से अप्रोक्सीमेटली 10 to 35 किलोमीटर्स के एल्टीट्यूड के बीच में लोकेटेड है। लेकिन नए क्लासिफिकेशन में लार्जली इसे स्ट्रैटोस्फियर का पार्ट ही कंसिडर किया गया है। ओजोनोस्फियर हमारे अर्थ को हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। इस लेयर की इस प्रॉपर्टी के कारण इसे हम कभी कभी अर्थ की लिविंग शील्ड भी कहते हैं। साथ ही ओजोनोस्फियर में केमोस्फियर भी आ जाता है, क्योंकि इस लेयर में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। टेम्परेचर की बात करें तो ट्रोपोस्फियर जैसे वहाँ पर टेम्परेचर हर 1 किलोमीटर पर 5 डिग्री सेल्सियस कम होता था, यहाँ पर उसका उल्टा 5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के रेट से टेम्परेचर राइज होने लगता है। तो ओजोनोस्फियर की ही हम बात कर रहे थे, जो कि स्ट्रैटोस्फियर में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में स्ट्रैटोस्फियर वाला लेयर जनरली 11 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर की एल्टीट्यूड तक एक्सटेंड होता है। अगर इस लेयर के टेम्परेचर की बात करें तो कुछ डिस्टेंस तक ये कांस्टेंट होता है, जो कि ट्रोपोपोज वाले हाइट को हम लोग देखते हैं। फिर टेम्परेचर एल्टीट्यूड के साथ बढ़ते जाता है, जैसे ओजोनोस्फियर में हम बात कर रहे थे, सिमिलरली स्ट्रैटोस्फियर में भी यही होता है। और इस राइज के पीछे कारण है स्ट्रैटोस्फेरिक ओजोन के प्रेजेंस का। यहाँ की ओजोन यानी स्ट्रैटोस्फेरिक ओजोन हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एब्जॉर्व करती है, जिसके बाद ये हीट रेडिएट होता है और टेम्परेचर बढ़ जाता है। ट्रोपोस्फियर के कंट्रास्ट में ये लेयर क्लाउड्स और उससे जुड़े दूसरे तरह के वेदर फेनोमेनन से फ्री होता है, जिसकी वजह से एयरप्लेन के लिए ये मोस्ट आइडियल कंडीशंस प्रोवाइड करता है। इसी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द एयरप्लेन्स लोअर स्ट्रैटोस्फियर में ही उड़ान भरते हैं। स्ट्रैटोस्फियर के अपर मोस्ट लेयर को हम स्ट्रैटोपॉज कहते हैं, जो कि स्ट्रैटोस्फियर और मेसोस्फियर के बीच का एक ट्रांजिशन जोन है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्ट्रैटोपॉज केवल अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही नहीं, बल्कि कई और प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर में भी पाया गया है। स्ट्रैटोस्फियर के इस रीजन यानी स्ट्रैटोपॉज में टेम्परेचर हाईएस्ट होता है। स्ट्रैटोपॉज के बाद अगला एटमॉस्फेरिक लेयर है मेसोस्फियर, जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में 50 किलोमीटर से लेके 85 किलोमीटर तक की एल्टीट्यूड रेंज में एग्जिस्ट करता है। और इस रीजन में टेम्परेचर ग्रेजुअली फॉल होता है, जैसे कि हमने ट्रोपोस्फियर में देखा था, और धीरे धीरे ये फॉल होता होता टेम्परेचर 80 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर जाके -100 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसके अलावा इस एटमॉस्फेरिक लेयर की खासियत ये है कि ये लेयर इनकमिंग मेटियोराइट से अर्थ को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि जैसे ही मेटियोराइट्स यहाँ एंटर करते हैं वो हाई फ्रिक्शन के कारण बर्न हो जाते हैं और अर्थ ऐसे मेटियोराइट्स से सुरक्षित रहता है। मेसोस्फियर के बाद आता है थर्मोस्फियर, जो इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड के साथ रैपिड टेम्परेचर इंक्रीज के लिए जाना जाता है। पर सरप्राइजिंगली इतने हाई टेम्परेचर के बावजूद यहाँ उतना गर्मी फील नहीं होता है। इसका मेन रीज़न है एक्सट्रीमली लो प्रेशर। इस लेयर तक आते आते हमारा एटमॉस्फेयर काफ़ी थिन हो जाता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगभग ना के बराबर हो जाता है। ये एटमॉस्फेरिक लेयर मेसोस्फियर के आउटर एज से लेकर 600 किलोमीटर की हाइट तक एक्सटेंड होता है। आपको बता दें कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस और सैटेलाइट्स भी इसी लेयर में लोकेटेड होते हैं। साथ ही थर्मोस्फियर के लोअर पार्ट्स में ऑरोरास,
नदर्न और सदर्न लाइट्स जैसे नेचुरल फिनोमेना भी ऑब्जर्व किए जाते हैं, जो कि इसकी सबसे बड़ी खास बात है। थर्मोस्फीयर के बाद आता है इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयोनोस्फीयर, जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में 80 से लेके 400 किलोमीटर के एल्टीट्यूड रेंज में पाया जाता है। अर्थ की इस एटमॉस्फेरिक लेयर को एटम्स के आयोनाइजेशन के लिए जाना जाता है और इसी कारण से इसका नाम आयोनोस्फीयर पड़ा है। आयोनोस्फीयर एक्चुअल में थर्मोस्फीयर का ही पार्ट है। इनफैक्ट लोअर थर्मोस्फीयर में हाई आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी होने के कारण इसे आयोनोस्फीयर कहा जाता है। आयोनोस्फीयर का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि ये अर्थ पर रेडियो कम्युनिकेशंस को फैसिलिटेट करता है। जब अर्थ से रेडियो वेव्स को आसमान की ओर ट्रांसमिट किया जाता है तो यही लेयर उन्हें वापस अर्थ पर रिफ्लेक्ट करता है, जिससे सिग्नल वापस अर्थ पर बिना स्ट्रेंथ खोए बाउंस बैक हो पाते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस पर रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। और इस तरह हमारे अर्थ पर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए रेडियो या वायरलेस कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। आयोनोस्फीयर में टेम्परेचर की बात करें तो सन के रेडिएशन के कारण इस लेयर में बढ़ते हाइट के साथ टेम्परेचर में भी राइज देखा जाता है। आयोनोस्फीयर के बाद नंबर आता है एक्सोस्फीयर का, जो कि अर्थ का सबसे अपर मोस्ट लेयर है। ये लेयर थर्मोस्फीयर के आउटर एज यानी 600 किलोमीटर के एल्टीट्यूड से लेकर आउटर स्पेस यानी कि 10,000 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड होता है। इस रीजन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफ़ी कम होता है और टेम्परेचर एल्टीट्यूड के साथ बढ़ता जाता है। हीलियम और हाइड्रोजन जैसे लाइट गैसेस इसी लेयर से स्पेस में फ्लोट करते पाए जाते हैं। तो फाइनली आपको बता दें कि ये लेयर स्पेस से कोइंसाइड करता है और यहाँ मोस्ट सैटेलाइट्स इसी लेयर में प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। तो दोस्तों ये था एक ब्रीफ डिस्कशन हमारे अर्थ के डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर्स की। मिलते हैं आपसे ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।